आपने कालिदास के बारे में थोड़ा बहुत जरूर सुना होगा। वो बड़े ही अद्भुत व्यक्ति थे। वो बचपन से ही महामूर्ख थे, लेकिन फिर उनके जीवन में कुछ ऐसा घटित हुआ कि वो महान कवि और नाटककार बन गए। फिर उन्होंने कुछ महाकाव्यों की रचना की। कालिदास संस्कृत भाषा के भी महान विद्वान थे। उन्होंने भारत की पौराणिक कथाएं और दर्शन को आधार मानकर उनकी सरल भाषा में व्याख्या की। तो चलिए अब यह जानते हैं कि ये महान कवि कालिदास कैसे बने महामूर्ख से एक महान विद्वान। तो जब कालिदास 5 वर्ष के थे, तभी उनके माता पिता उन्हें छोड़कर चले गए थे। उन्हें एक सीधे साधे ग्वाले ने पाला। जिस ग्वाले ने उनका पालन पोषण किया वह भी अशिक्षित था। कालिदास वहीं रहते थे और पशुओं की देखभाल में हाथ बटाते थे। बाकी बचे समय में गांव में ही एक काली मंदिर था, वहां जाकर वो पूजा किया करते थे। इसीलिए उनका नाम कालिदास पड़ा। वाराणसी नरेश की एक पुत्री थी, विद्योत्मा। वह एक बहुत ही सुंदर और गुणवान स्त्री थी। तो एक दिन राजा ने अपनी पत्नी से कहा कि हमारी पुत्री इतनी रूपवान, इतनी गुणवान है, उसको उसके जैसा गुणवान और रूपवान पति कहां से मिलेगा। तब उनकी पत्नी ने कहा, वरुचि एक विद्वान व्यक्ति हैं, वो विद्योत्मा के लायक हैं, परंतु विद्योत्मा को मनाना सरल नहीं होगा। तो राजकुमारी विद्योत्मा को अपने ज्ञान का बड़ा अभिमान था। उसने अपने माता पिता से कहा कि जो भी पुरुष मुझे शास्त्रार्थ में हराएगा वही मुझे पाने का अधिकारी होगा। तो वरुचि ने जब यह सब कुछ सुना तो उसने राजकुमारी की चुनौती को स्वीकार कर लिया। विद्योत्मा वरुचि की चुनौती सुनकर थोड़ा घबरा गई, क्योंकि वह उन्हें पसंद नहीं करती थीं और वह उससे विवाह नहीं करना चाहती थीं। तो शास्त्रार्थ का दिन आया। तब विद्योत्मा ने शास्त्रार्थ में एक शर्त रखी कि शास्त्रार्थ मौन में होगा। उसने कहा कि मैं संकेतों द्वारा प्रश्न करूंगी और आप संकेतों द्वारा ही मेरे प्रश्नों का उत्तर देंगे। तब विद्योत्मा ने अपना पहला प्रश्न पूछते हुए एक उंगली उठाई, परंतु विरुचि को कुछ समझ नहीं आया और उसने हार मान ली। विद्योत्मा खुशी से झूम उठी और उसने वरुचि को धन्यवाद कहा। तब वरुचि को यह अपमान सहन नहीं हुआ और उसने अपने मन ही मन में राजकुमारी से बदला लेने का संकल्प लिया। तो जब वरुचि घर जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में मंदबुद्धि कालिदास दिखे। कालिदास एक पेड़ की डाल पर बैठे थे और वो उसी डाल को काट रहे थे जिस डाल पर वह बैठे हुए थे। वरुचि ने कालिदास से कहा, अरे ओ मूर्ख, ये तुम क्या कर रहे हो? जिस डाल पर बैठे हो उसी को काट रहे हो, निश्चित ही तुम नीचे गिर जाओगे। कालिदास ने वरुचि की तरफ देखा और कहा, तुम्हें इससे क्या मतलब, जाओ तुम अपना काम करो। वरुचि कुछ ही कदम आगे बढ़ा होगा कि कालिदास धड़ाम से पेड़ से नीचे गिर गए। तब कालिदास ने वरुचि से कहा कि यह तुमने कैसे जाना कि मैं पेड़ से गिरने वाला हूं? वरुचि ने कहा कि इसमें जानने की क्या बात है, जो मुझे दिखा मैंने वही बताया। तब कालिदास बोले कि इसे मैं क्यों नहीं समझ पाया, तुम अवश्य ही कोई अंतर्यामी हो, कोई ज्योतिषी हो। तुमने मेरे गिरने से पहले ही बता दिया कि मैं पेड़ से गिर जाऊंगा। कालिदास ने वरुचि के पैर पकड़ लिए और कहा कि कृपया मुझे बताओ मेरे भाग्य में क्या लिखा है। तब वरुचि मन ही मन यह सोचने लगा कि राजकुमारी से बदला लेने के लिए ये मंदबुद्धि व्यक्ति सबसे उपयुक्त है। उसने कालिदास से कहा, एक राजकुमारी के साथ विवाह का योग है। तब वरुचि कालिदास को अपने घर ले गया और उसे विद्वानों जैसे कपड़े पहनाए। वरुचि कालिदास को लेकर राजमहल की ओर चल पड़ा। रास्ते में वरुचि ने कालिदास को समझाते हुए कहा, ध्यान रहे कि राजा को देखते ही उन पर फूलों की वर्षा करना और ओम स्वस्ति कहकर उन्हें आशीर्वाद देना। दोनों ही राजमहल पहुंचते हैं। कालिदास राजा पर पुष्प वर्षा करते हैं और ओम स्वस्ति के बजाय युष्ट का उच्चारण करते हैं। तब राजा ने कालिदास की ओर देखा और वह कुछ समझ नहीं पाया कि कालिदास क्या कह रहे हैं। तब वरुचि स्थिति को संभालते हुए कहता है, महाराज, ये बहुत ही विद्वान ब्राह्मण हैं। इन्होंने आपको अपनी भाषा में एक विशेष आशीर्वाद दिया है। वरुचि कालिदास का परिचय देते हुए कहता है कि महाराज, ये महान ब्राह्मण कालिदास हैं। ये आपकी पुत्री विद्योत्मा के साथ शास्त्रार्थ करने आए हैं। राजा ने कालिदास को महान ब्राह्मण समझकर विद्योत्मा के साथ शास्त्रार्थ करने की अनुमति दे दी। तब वरुचि ने कालिदास से कहा, कुछ भी हो जाए अपना मुख मत खोलना।
तुम्हें सभी प्रश्नों का उत्तर संकेतों में देना होगा, नहीं तो तुम्हारा विवाह राजकुमारी के साथ नहीं हो पाएगा। फिर क्या था, मौन शास्त्रार्थ शुरू हुआ और पहले की तरह ही राजकुमारी ने एक उंगली उठाई, जिसका अर्थ था कि परमात्मा ही सत्य है। परंतु कालिदास ने समझा कि वह उनकी एक आंख फोड़ना चाहती है। इस प्रश्न के जवाब में कालिदास ने अपनी 2 उंगली खड़ी कर दी, जिसका अर्थ यह था कि यदि विद्योत्मा उनकी एक आंख फोड़ेगी तो वह उनकी दोनों आंख फोड़ेंगे। परंतु विद्योत्मा समझी कि सृष्टि में आत्मा और परमात्मा 2 सत्य हैं, इसलिए वह कालिदास के संकेत वाले उत्तर से संतुष्ट हो गई। फिर विद्योत्मा ने अपनी 5 उंगली खड़ी की, जिसका अर्थ था कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। इसमें कालिदास समझे कि वह उन्हें थप्पड़ मारना चाहती है। तब कालिदास ने अपनी 5 उंगलियों को जोड़कर एक मुट्ठी बना ली और संकेत में कहा कि यदि तुम मुझे थप्पड़ मारोगी तो मैं तुम्हें घूंसा मारूंगा। परंतु विद्योत्मा ने कालिदास के इस उत्तर को ऐसे लिया कि जब तक 5 तत्व अलग अलग हैं तब तक इनसे कुछ विशेष कार्य हो पाना असंभव है। 5 तत्वों के एक रूप होने से ही मनुष्य और संसार का अस्तित्व है। अंततः विद्योत्मा ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली और कालिदास के साथ में विवाह कर लिया। विद्योत्मा और कालिदास अपने कक्ष में बैठे थे। तभी किसी बाहर तेज आवाज को सुनकर विद्योत्मा ने कालिदास से पूछा, किमवत्ति? कालिदास ने उत्तर दिया, उटरवत्ति। तब विद्योत्मा ने कालिदास से कहा कि क्या तुम्हें संस्कृत नहीं आती? तब कालिदास ने कहा कि नहीं, मैं तो एक अनपढ़ गंवार ग्वाला हूं, मैंने संस्कृत कभी नहीं पढ़ी। विद्योत्मा ने यह सब कुछ सुना तो वो सब समझ गई कि छल पूर्वक मेरा विवाह इस मंद बुद्धि के साथ कराया गया है। कालिदास ने विद्योत्मा को बहुत समझाया कि मेरी प्रिय, मैं तुम्हें जीवन भर खुश रखूंगा, मैं तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। परंतु विद्योत्मा को अहंकारवश उसे एक मंद बुद्धि को स्वीकार नहीं करना था। तब उसने कालिदास से कहा कि तुम यहां से चले जाओ, मेरा पति तो केवल कोई महान विद्वान ही हो सकता है, तुम तो एक मूर्ख ग्वाला हो। तो कालिदास एक मंदबुद्धि व्यक्ति तो थे, पर लज्जाहीन नहीं। तो फिर क्या था, वे अपने इस आत्मसम्मान पर पड़ी चोट को बर्दाश्त नहीं कर सके और वो वहां से चुपचाप चले गए। तो अपमानित होकर कालिदास ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक संकल्प लेते हैं और मां काली के मंदिर में जाते हैं। कालिदास तो पहले से ही मां काली के परम भक्त थे, इसलिए वो मां काली की प्रतिमा के सामने ध्यान लगाकर बैठ जाते हैं और कठोर तप करने लगते हैं। कालिदास अपनी साधना में इतना गहरा उतर जाते हैं कि वे धीरे धीरे अन्य जल का भी त्याग कर देते हैं, परंतु फिर भी मां काली प्रसन्न नहीं होती। तब उसके बाद कालिदास ने निश्चय किया कि वो अपना सर मां काली के चरणों में समर्पित कर देंगे। उन्होंने अपना सर काटने के लिए तलवार उठाई। तभी मां काली उनके सामने प्रकट होकर कालिदास को रोक लेती हैं। कालिदास की भक्ति से प्रसन्न होकर मां काली उन्हें महान विद्वान बनने का आशीर्वाद देती हैं। तब कालिदास ज्ञान प्राप्त करके अपने घर पहुंचते हैं और अपनी पत्नी को ज्ञान प्राप्ति के लिए धन्यवाद देते हैं। तब राजकुमारी विद्योत्मा कहती है कि इसमें मुझे आभार प्रकट करने की क्या आवश्यकता है, मैं आपकी पत्नी हूं। कालिदास विद्योत्मा से कहते हैं कि तुम मेरी पत्नी थी, लेकिन तुम्हारी वजह से ही मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई है, इसलिए अब तुम मेरी गुरु हो। राजकुमारी विद्योत्मा यह बात सुनकर फिर से दुखी हो जाती है, क्योंकि अब कालिदास विद्योत्मा को किसी भी तरह पत्नी मानने को स्वीकार नहीं होते। अंत में विद्योत्मा कालिदास को शाप दे देती है कि तुम्हारी मृत्यु एक नारी के हाथों से होगी। तब कालिदास अपनी पत्नी को छोड़कर जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं और जंगल में ही भ्रमण करने लगते हैं। एक दिन कालिदास घूमते घूमते धारा के राजा भोज के दरबार में पहुंचते हैं। राजा भोज कला तथा साहित्य के प्रशंसक थे, इसलिए उन्होंने कालिदास से एक कविता सुनाने को कहा। राजा भोज कालिदास की कविता सुनकर अधिक प्रसन्न होते हैं और उन्हें अपने दरबार में ही रहने को कहते हैं। कालिदास राजा भोज की बात मान लेते हैं। एक दिन कालिदास को इच्छा हुई कि वो दरबारी जीवन पर एक नाटक की रचना करें। तब कालिदास नाटक की रचना करने लगते हैं। कालिदास के द्वारा लिखी गई सभी नाटकीय रचना दुनिया में बहुत प्रसिद्ध हुई। कालिदास की ख्याति बहुत अधिक बढ़ गई थी। तब एक दिन राजा भोज ने कालिदास से कहा, तुम इतनी सारी कविताओं की रचना करते हो, परंतु मेरी प्रशंसा में कविता लिखने से इनकार करते हो। कालिदास ने कहा,
महाराज, निसंदेह आप एक महान राजा हैं, परंतु किसी नाशवान प्राणी की प्रशंसा करना कविता का लक्ष्य नहीं है। राजा भोज कालिदास की यह बात सुनकर नाराज हो जाते हैं। वे कालिदास से कहते हैं कि तुम मेरे दरबार में रहते हो, फिर भी दूसरे कवियों की तरह मेरा गुणगान नहीं करते। कालिदास राजा की यह बात सुनकर दरबार को छोड़ देते हैं और किसी एक गांव में जाकर बस जाते हैं। फिर कुछ समय बाद राजा भोज को अपने किए पर पछतावा होता है और वह कालिदास की याद करने लगते हैं। तब उसके बाद राजा भोज कालिदास की खोजबीन शुरू करवाते हैं, लेकिन कालिदास कहीं नहीं मिलते। एक दिन राजा भोज को कालिदास की खोज करने के लिए एक उपाय सूझता है। राजा भोज अपने राज दरबार में जाकर घोषणा करते हैं कि जो भी सबसे नई कविता सुनाएगा उसे 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। फिर राजा भोज राज दरबार में सभी पंडितों की सभा बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि जब तक कालिदास नहीं आ जाते तब तक आप सभी कविताओं को पुरानी बताते जाना। कविता सुनाने के लिए राज दरबार में अनेकों कवि आते हैं, तो राज दरबार के सभी पंडित उनकी कविताओं को पुराना बता देते हैं। जब ये बात कालिदास के कानों में पड़ती है तो वो राजा के मन की बात को समझ लेते हैं। कवियों को निराश होकर वापस लौटते देख कालिदास को दुख होता है और वो राजा को कविता सुनाने के लिए सोचते हैं। फिर कालिदास एक कविता की रचना करते हैं और किसी रास्ते चलते एक व्यक्ति को बुलाकर कहते हैं, यह कविता लो और राजा भोज को जाकर सुनाओ और उनसे कहना कि यह कविता तुमने लिखी है, वे तुम्हें बहुत पुरस्कार देंगे। पर वह आदमी कालिदास से कहता है कि ना तो मैं एक कवि हूं और ना ही कोई विद्वान, फिर भला यह कविता मैं कैसे सुना सकता हूं। उस पर कालिदास कहते हैं कि मेरी बात मानो, तुम जाओ यह कविता सुनाओ, तुम्हें पुरस्कार के रूप में बहुत धन मिलेगा। वह आदमी कालिदास की बात सुनकर राजा भोज के दरबार में जाकर कविता सुनाने लगता है। कविता में कालिदास ने लिखा था कि आपके पिता ने कभी मुझसे 91 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं उधार ली थी, जो अब तक आपने उस धनराशि को नहीं लौटाया है। राज दरबार के सभी पंडित यह कविता सुनकर एकदम सन्न रह जाते हैं। वह आदमी उन पंडितों से पूछता है कि आप सबने पहले कभी मेरी इस कविता को सुना है? राज दरबार के सभी पंडित असमंजस में पड़ जाते हैं कि यदि वो हाँ कहते हैं तो राजा को 91 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं देनी होंगी, और यदि ना कहते हैं तो यह कविता नहीं मानी जाएगी। वह आदमी कहता है कि यदि सभा के पंडितों ने मेरी कविता पहले नहीं सुनी हो तो इसे नहीं माना जाएगा और परिणाम स्वरूप मुझे 1,00,000 मुद्राएं मिलनी चाहिए। राजा भोज उस आदमी की चतुराई से बहुत प्रसन्न होते हैं और उसे 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं देते हैं। तब राजा भोज उस आदमी से कहते हैं कि क्या यह कविता तुमने खुद लिखी है? राजा की यह बात सुनकर वह आदमी थोड़ा सा घबरा जाता है। तब राजा कहते हैं कि तुम डरो मत, यह धन तो तुम्हारा हो चुका है, केवल सत्य बताओ। तब वह आदमी बताता है कि महाराज, यह कविता मैंने नहीं बल्कि हमारे गांव में एक विद्वान है, उन्होंने ही लिखकर मुझे दी है। तब राजा समझ जाते हैं कि यह कविता जरूर कालिदास ने लिखी है। तब राजा उस आदमी से पूछते हैं कि तुम्हारा कौन सा गांव है, मुझे उस विद्वान से मिलना है। फिर वह आदमी राजा को कालिदास के घर लेकर जाता है। फिर राजा भोज कालिदास से मिलकर कहते हैं कि कालिदास, मैं समझ गया था कि यह कविता तुमने लिखी है, अब मेरी कही बातों को भूल जाओ और दरबार में चलो। कालिदास राजा की बात मान लेते हैं और उनके साथ चलने के लिए राजी हो जाते हैं। इस मेल मिलाप के बाद भी उनमें कुछ मतभेद बने रहते हैं, क्योंकि राजा का अहंकार इतनी आसानी से नहीं जाने वाला। कालिदास का स्वभाव भी कुछ ऐसा ही था। उन्हें अगर कोई थोड़ा सा भी अपमानित कर देता था तो वह कहीं चले जाते थे। तो एक बार ऐसा होता है कि कालिदास दरबार में आने को इनकार कर देते हैं। अब राजा भोज को यह जानने की इच्छा होती है कि कालिदास उनके बारे में क्या सोचते हैं, इसलिए राजा भोज भेष बदलकर कालिदास के पास पहुंचते हैं। राजा कालिदास को देखकर उन्हें प्रणाम करते हैं और कालिदास से कहते हैं कि मैं धारानगर से आया हूं। कालिदास उन्हें पधारने के लिए कहते हैं और राजा भोज के बारे में पूछते हैं। राजा भोज बोलते हैं कि उनका तो हाल ही में देहांत हो गया है। कालिदास राजा की मृत्यु पर बहुत भावुक हो जाते हैं और उनके गुणगान में एक कविता सुनाते हैं। तब राजा भोज अपने असली रूप में आकर बोलते हैं, तुमने आज आखिरकार अपनी कविता में मेरा गुणगान कर ही दिया। कालिदास राजा को जिंदा देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं और उन्हें गले से लगा लेते हैं। कुछ समय बाद दोनों में फिर से मनमुटाव हो जाता है
और कालिदास श्रीलंका चले जाते हैं। श्रीलंका के नरेश कालिदास का बड़ा मान सम्मान करते थे, फिर भी कालिदास उनके पास ना जाने का निश्चय करते हैं। अतः कालिदास वहां किसी नर्तकी के यहाँ ठहर जाते हैं। राजा भोज की तरह ही कुमारदास भी नृत्य तथा कला के बड़े प्रशंसक थे, इसलिए वो अपने नगर में ऐलान करवाते हैं कि जो कोई भी इस छंद को पूरा करेगा उसे महाराज 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं भेंट करेंगे। परंतु कोई भी उस छंद को पूरा नहीं कर पाता। तब वह नर्तकी कालिदास को यह बात बताती है। कालिदास उस नर्तकी से कहते हैं कि यह छंद तो बहुत आसान है, मैं इसे अभी पूरा किए देता हूं। नर्तकी कालिदास से छंद की रचना करवाती है। नर्तकी सोचती है कि इस छंद पर महाराज मुझे अवश्य पुरस्कार देंगे, लेकिन मुझे मिला वह पुरस्कार कालिदास ले लेगा, क्योंकि छंद को पूरा करने वाला वही है। इसलिए वह नर्तकी लालच में फंसकर कालिदास की पीठ पर पीछे से छुरा घोंप देती है, जिससे कालिदास की मृत्यु हो जाती है। नर्तकी जब वह छंद कुमारदास को सुनाती है तो वह अत्यंत प्रसन्न होते हैं, लेकिन कुमारदास छंद की शैली से समझ जाते हैं कि यह छंद कालिदास ने लिखी है। फिर कुमारदास नर्तकी से पूछते हैं, क्या यह छंद सचमुच में तुमने लिखी है? तुम्हें सच बताना होगा, अन्यथा तुम्हें मैं काल कोठरी में बंद करवा दूंगा। नर्तकी डर जाती है और कहती है कि क्षमा करें महाराज, यह छंद मैंने नहीं लिखी है, मुझे लालच ने अंधा कर दिया था, इसलिए मैंने रचनाकार की हत्या कर दी है। कुमारदास तुरंत नर्तकी के साथ उसके घर जाते हैं और वो देखते हैं कालिदास का मृत शरीर जमीन पर पड़ा हुआ है। हे भगवान, थोड़े से धन के चक्कर में इस दुष्ट नारी ने कालिदास के प्राण ले लिए। फिर कुमारदास कालिदास का दाह संस्कार करवाते हैं। कुमारदास को इतना गहरा शोक लगता है कि वह खुद भी उसी चिता में कूद जाते हैं, जिससे वह भी अपने प्राण त्याग देते हैं।